हेलो एवरीवन, हम चैप्टर नंबर 10 देख रहे हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो इस चैप्टर में कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, एज इट इज़ ओल्ड एनसीईआरटी की तरह ही है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आर यू अवेयर ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम द सिंगल सेल्स। तो जितने भी ऑल ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, या इवन वो लार्ज साइज के भी वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी भी लाइफ जो है स्टार्ट होती है सिंगल सेल से ही। ठीक है, तो सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सिंगल सेल से उनकी लाइफ स्टार्ट होती है। यू मे वंडर हाउ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। तो हमें ऐसा लग रहा है कि कैसे ये मतलब ये बहुत आश्चर्यचकित की बात है कि एक सिंगल सेल से कैसे इतने बड़ा ऑर्गेनिज्म की लाइफ कंट्रोल हो रही है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स इंडीड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यस, सेल में उनका ग्रोथ होगा एंड रिप्रोडक्शन दैट इज डिवीजन होगा। जितने भी सेल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द डिवाइडिंग इनटू टू। तो उनमें क्या डिवीजन देखने को मिलता है। तो ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल्स। एक पेरेंटल सेल डिवाइड होगा दो डॉटर सेल्स में, और इससे इससे न्यू सेल के फॉर्मेशन होंगे और या नए सेल के रिप्रोडक्शन होंगे। द न्यूली फॉर्म डॉटर सेल कंदेन सेल ग्रो एंड डिवाइड। तो इस तरह से जो नया सेल बना वो क्या होगा, वो ग्रो करेगा और डिवाइड, फिर वो भी डिवीजन करेगा। तो जो नया सेल डॉटर सेल बना, अब वो ग्रोथ करेगा, ग्रोथ होने के बाद वो डिवीजन करेगा, और उसके डिवीजन से फिर नया पॉपुलेशन न्यू सेल बनेंगे और नई पॉपुलेशन बनेगी। दैट इज फॉर्म बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सिंगल पेरेंटल सेल्स एंड इट्स प्रोजनी। तो पेरेंटल सेल्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डिवीजन देखने को मिलेगा, पेरेंट के जो प्रोजनी है उनमें भी देखने को मिलेगा। इस तरह से कंटिन्यू डिवीजन हमें देखने को मिलेगा, जिससे नए नए सेल के फॉर्मेशन होंगे। In other words, such cycle of growth and division allow the single cell to form structure consisting of million of cells। तो हम एक सिंगल सेल्स मिलियन ऑफ सेल का फॉर्मेशन कर सकते हैं ग्रोथ एंड डिवीजन के थ्रू। सेल साइकिल, अब हम सेल साइकिल देखते हैं। सेल साइकिल में जो होता है सेल डिवीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो सेल साइकिल में सेल डिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ सेल के डिवीजन के टाइम पे क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सेल का ग्रोथ होता है। ठीक है, तो तुरंत ऐसे ही डिवीजन नहीं होता। पहले डीएनए, एक बात जान लेना, सेल का डिवीजन तभी होगा जब डीएनए डबल हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा। हाँ, क्योंकि सेल और डीएनए का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, इसके लिए डिवीजन होता है। अगर डीएनए में रेप्लिकेशन हुआ तो सेल का डिवीजन देखने को मिलेगा। तो ग्रोथ होगा सेल का, अल्टीमेटली डिवीजन होगा। ऑल दिस प्रोसेस, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, हेंस have takes place in coordinated way to ensure the division and formation of progeny cells containing intact genomes। तो क्या इसमें बोला, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन या सेल ग्रोथ है, तो ये सब कोऑर्डिनेशन वे में सम एक दूसरे में तालमेल रख के ये सारी कामें होती है। ठीक है, और इसके बाद डिवीजन होगा और नए सेल के फॉर्मेशन होंगे। द सीक्वेंस, और जो भी सेल होगा सब में जीनोम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सब में जेनेटिक मटेरियल या जीन्स प्रेजेंट होंगे। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट इस जीनोम। तो सेल में जीनोम का डुप्लीकेशन होता है, सिंथेसाइज द अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल्स एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू द डॉटर सेल्स, टर्म एज सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में क्या बोला कि सेल डुप्लीकेट करेगा इसके जीनोम वही डीएनए, जो डीएनए है उसका डुप्लीकेशन होगा, वो डबल होगा, और सेल के और भी जो पार्ट्स हैं उनमें क्या होगा, सेल ग्रोथ होगा, प्रोटीन वगैरह क्या होंगी, सिंथेसाइज होंगी, और क्या बनेगा, एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होना, दैट इज सेल साइकिल। ऑल्दो सेल ग्रोथ in term of cytoplasmic increase is a continuous process of DNA synthesis occurs only during the specific stage in cell cycle। तो इसमें क्या बोला, सेल ग्रोथ, अगर सेल का ग्रोथ हुआ, जैसे साइटोप्लाज्म में इंक्रीमेंट हुआ। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, हमें फ्लूइड पता है, प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो
तो सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो साइटोप्लाज्म में भी इंक्रीज होगा, डीएनए भी डबल हो जाएगा और क्या होगा, सेल साइकिल मतलब सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। तो इस एक सेल साइकिल में हमें क्या देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म में इंक्रीमेंट हुआ है और डीएनए में भी इंक्रीमेंट हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से सेल डिवीजन होगा। The replicated chromosomes या DNA are then distributed to data nuclei by the complex series of events during the cell division। तो क्या होता है, जब सेल का डिवीजन होता है तो जो डीएनए डबल हुआ है वो भी क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे डाटर सेल्स में, ठीक है, डिवीजन के बाद। इस इवेंट आर देम से अंडर द जेनेटिक कंट्रोल, तो ये सब जेनेटिक कंट्रोल में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो रेप्लिकेशन होगा डीएनए का और वो डाटा सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उनका सेल डिवीजन के टाइम पे। अब हम देखते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल में जो फेजेस हैं, देखो कौन कौन से फेजेस हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। देखो G1 फेज, ये G0 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज मतलब माइटोटिक फेज है। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और फिर साइटोकाइनेसिस सेल का डिवीजन, ठीक है। इतने सारे फेजेस देखने को मिलते हैं सेल साइकिल में, ठीक है। G1, S, G2 एंड M फेज देखने को मिलता है। तो अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय द ह्यूमन सेल इन द कल्चर। तो एक यूकैरियोटिक सेल में हम देखेंगे सेल साइकिल, जैसे ह्यूमन सेल। तो दिस सेल्स आर डिवाइड वंस अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स। तो ये जो ह्यूमन सेल है 24 आवर के बाद क्या होता है, डिवाइड कर जाता है। ये हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेराई फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो सेल टाइप ऑफ सेल टाइप। तो ये जो डिवीजन है जरूरी नहीं सबका, सारे ऑर्गेनिज्म का 24 आवर के बाद ही डिवीजन होगा, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म में ये अलग अलग ड्यूरेशन होता है और हर सेल का टाइप कैसा उस पर भी डिपेंड करता है, सेल कैसा उसके हिसाब से डिवीजन देखने का मिलता है। जो ड्यूरेशन है टाइमिंग का वो वेरिएबल रहता है। जैसे ईस्ट है, ईस्ट में क्या होता है, इसमें सेल साइकिल या सेल डिवीजन 90 मिनट का होता है। एक सेल से दो सेल का जो का फॉर्मेशन है उसमें 90 मिनट्स लगते हैं। तो सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेज। तो 2 बेसिक फेज देखने हुए, इंटरफेज, दूसरा मेटाफेज, मेटाफेज क्यों निकल रहा है, माइटोटिक फेज। तो एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस ऑकर एंड इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। तो एम फेज, ये जो एम फेज है असल में डिवीजन यहीं पे देखने को मिलता है, एम फेज में ही असल में डिवीजन देखने को मिलता है। एम को माइटोसिस फेज कहते हैं, ठीक है। इंटरफेज जो होता है इसको दो माइटोसिस फेज के बीच का जो फेज होता है उसको हम इंटरफेज कहते हैं। It is significantly note that 24-hour average duration of cell cycle of human cells cell division proper lasts for only about an hour। तो जो हमें पता है कि ये ह्यूमन सेल का डिवीजन के लिए 24 आवर लगते हैं। तो सेल डिवीजन कब लेकिन इस जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल में 24 आवर लगते हैं, ठीक है, एक ह्यूमन सेल का। लेकिन लास्ट का 1 आवर है असल में डिवीजन उसी में देखने को मिलता है, असल में डिवीजन उसी में देखने को मिलता है। लास्ट वही बोला है, सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। तो लास्ट 1 आवर में ही देखने को मिलता है, बाकी टाइम जो होता है वो उस टाइम पे सेल प्रिपेयर करता है खुद को डिवीजन के लिए। इंटरफेज लास्ट मोर देन द 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। तो इंटरफेज जो होता है ये 95% सेल साइकिल है। सेल साइकिल अगर 24 आवर है ह्यूमन सेल का, तो 95% जो इसका टाइमिंग है वो इंटरफेज में रहेगा। सिर्फ 5% जो होगा वही करेगा सेल डिवीजन में, माइटोसिस फेज में जाएगा और जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। एम फेज स्टार्ट विथ न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज में हमें न्यूक्लियस का डिवीजन देखने को मिलता है करस्पॉन्डिंग टू सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स and usual end with division of
साइटोप्लाज्म। तो यंग फेज में हमें क्या देखने को मिलता है, असल में एक्चुअल डिवीजन क्या होता है, असल में इसका न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इसके लिए इसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो यंग फेज में न्यूक्लियस का डिवीजन आता है या तो कैरियोकाइनेसिस बोल सकते हैं। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स है ना, क्रोमोसोम्स के जो डाटर सेल्स हैं उनमें सेपरेशन देखने को मिलता है। एक्चुअली यही है, इसे ही बोलते हैं डिवीजन। और इसके बाद ही साइटोप्लाज्म का या साइटोकाइनेसिस देखने को मिलता है। इंटरफेज दोज कॉल्ड है रेस्टिंग, इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज कहते हैं क्योंकि इस टाइम पे डिवीजन नहीं होता। इज द टाइम ड्यूरिंग विच सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर सेल डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर। तो इंटरफेज में क्या होता है, सेल क्या करता है, प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। तो उसके लिए सेल की ग्रोथ होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो ये फिर रेडी हो जाएगा डिवीजन के लिए। तो इंटरफेज में क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन, ये दो चीज़ देखने को मिलती है। इंटरफेज को डिवाइड किया गया है 3 फेजेस में, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। देखो इसको गैप 1 सिंथेसिस एंड गैप 2 फेज भी कहते हैं। तो G1 फेज में क्या देखने को मिलता है, G1 फेज करेस्पॉन्डिंग टू इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो G1 फेज में क्या होता है, ये इंटरवल है किसके बीच में, माइटोसिस एम फेज एंड एस फेज। तो एम फेज और एस फेज के बीच का जो है इंटरवल है या जो के बिटवीन में ये फेज देखने को मिलता है, एम और एस फेज के बिटवीन G1 फेज देखने को मिलता है। G1 फेज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रो बट नॉट रेप्लिकेट इज डीएनए। तो G1 फेज में क्या हमने देखने को मिला, जीवन में सेल बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिव होता है, इसकी ये काफ़ी मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, सेल के ग्रोथ होता है, ठीक है, सेल इसमें ग्रोथ करता है और मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन G1 फेज में नहीं होता, ठीक है। जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो हमेशा एस फेज पे देखने को मिलता है, ठीक है। डीएनए का सिंथेसिस या रेप्लिकेशन एस फेज में देखने को मिलता है, या उसको सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। तो जो डीएनए एक सेल में, जो एक डीएनए था एक सेल में, वो अब क्या बन गए, एक सेल में 2 डीएनए का फॉर्मेशन हो गया, तो ये डबल हो गए। इफ़ इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए, अगर हम एक सेल में मान लिया इतना डीएनए होता है, तो ये इंक्रीज होके एक सेल में 4C हो गया, मतलब ये डबल हो गया, डीएनए क्या हो गया, डबल हो गया। हाउ ईयर देर इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, देर इज अ नंबर ऑफ नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। तो कोई भी क्रोमोसोम नंबर एज इट इज एज सेम ही रहता है, क्रोमोसोम में कोई चेंजेस नहीं आता। अच्छा, इसी पॉइंट पे मैं एक पॉइंट आपको बता देना चाहती हूँ। देखो यहीं पे वो चीज़ को क्लियर कर लो। तो ये हमें डायग्राम में 2 तरह से क्रोमोसोम को बताया जाता है ना, मेरा डायग्राम अच्छे से नहीं बना, बस समझ जाओ। ये एक, तो इसको क्या बोले, एक क्रोमोसोम, इसको भी क्या बोलते हैं, एक क्रोमोसोम। ये दोनों, ये एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम। भाई अब कैसे ये बात को हम बोल रहे हैं कि ये दोनों में जो कि चेंजेस है, इसमें 2 क्रोमैटिड देखने को मिल रहा है, इसमें एक क्रोमैटिड, और दोनों को बोल रहे हैं ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम। तो सही बोल रही हूँ, यस मैं सही बोल रही हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है, इसलिए 2 क्रोमैटिड दिख रहे हैं, ठीक है। बाकी क्रोमोसोम दोनों में सेम है, यही बोल रहा है यहाँ पे। नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम सेम है, लेकिन डीएनए जब रेप्लिकेट कर जाता है तो 2 क्रोमैटिड से एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, याद रखना। इफ सेल हैड डिप्लॉयड 2n नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम एट G1 फेज, आफ्टर S फेज नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन एज अ 2n, ठीक है। सेल के यस फेज के पहले भी क्या था, क्रोमोसोम G1 फेज में भी क्या था, 2n था, और यस के बाद भी वो होगा 2n ही। जबकि डीएनए की बात करें तो डीएनए यस के पहले क्या था, 2n था, जैसे यस में ही क्या हो गया, ये डबल हो गया। तो G2 में बोले तो G2 में क्या होगा, 4n हो जाएगा, या यस में भी बोलो ये क्या 4n हो जाएगा डीएनए, लेकिन क्रोमोसोम सेम रहेंगे,
ठीक है। इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियल डिप्लीकेट इन साइटोप्लाज्म। तो एनिमल सेल में ये ड्यूरिंग यस फेज में क्या होता है, यस फेज में हमने देखा है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस में और सेंट्रियल का भी डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में होगा डीएनए का रेप्लिकेशन, साइटोप्लाज्म में होगा सेंट्रियल का डुप्लीकेशन। इस सेंट्रियल के यही सेंट्रियल से क्या होगा, ये सिर्फ सेंट्रियल एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये प्लांट में ये नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल द सेल ग्रोथ कंटिन्यू। तो G2 फेज में क्या देखने को मिलता है, G2 फेज में हमें प्रोटीन की और ज़्यादा सिंथेसिस देखने को मिलती है, जिससे सेल का ग्रोथ होता है और ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होने से क्या होगा, यम फेज देखने को मिलेगा। G2 के फाज हमें क्या यम फेज ही देखने को मिल रहा है। तो समझ में आया। G1 फेज में क्या हुआ, याद रखना, G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है एंड सेल का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, और फिर यस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है न्यूक्लियस में और सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन हो रहा है साइटोप्लाज्म में। अब G2 फेज है, G2 फेज का क्या हो रहा है, G2 फेज में क्या प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है एंड सेल का ग्रोथ हो रहा है, बस। ठीक है, याद रखना। यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, हाउ डू प्लांट एंड एनिमल कंटिन्यू ग्रो ऑल देयर लाइफ। क्या प्लांट एंड एनिमल कंटिन्यू अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं? हाँ भाई, सेल का डिवीजन हो रहा है, एक सेल से दूसरे सेल बन रहे हैं, तो हो ही रहा है ना। तो क्या हो रहा है, कंटिन्यू सेल का ग्रोथ तो हो ही रहा है। डू ऑल सेल्स इन द प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम। तो जो प्लांट है, जो ऑल सेल्स हैं, कंटिन्यू डिवाइड करते हैं। तो यस, कंटिन्यू डिवाइड करते हैं। डू यू थिंक ऑल सेल्स ऑफ कंटिन्यू डिवाइड इन ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो बोलेंगे इसका आंसर नो होगा। ठीक है, इसका आंसर नो होगा। देखो, प्लांट में जो है डिवीज़न देखने को हम पूरी लाइफ टाइम देखने को मिलता है, लेकिन ये लिमिटेड रीजन में ही है। कहाँ पे, जहाँ मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। एनिमल में हमेशा कंटिन्यूअस सारे सेल की डिवीज़न नहीं होती। ठीक है, तो नॉट करेक्ट। कैन यू टेल नेम एंड लोकेशन ऑफ टिश्यू हैविंग सेल डिवाइड ऑल देयर लाइफ टाइम प्लांट। ऑफकोर्स मेरिस्टेम में जो मेरिस्टेम जो होती हैं वहाँ पे कंटिन्यूअस सेल का डिवीज़न होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे का। यहाँ पे भी एक दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। यू हैव स्टडी माइटोसिस इन ऑनियन रूट टिप सेल्स, इट हैज़ 16 क्रोमोसोम इन ईच सेल। तो जो ऑनियन है, ऑनियन का जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं इतना 16 होते हैं। ठीक है, कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम विल द सेल हैव एट G1 फेज, G1 फेज एंड आफ्टर एस फेज एंड यम फेज। तो पिक्के क्या होते हैं, तो क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स है एट द, चाहे किसी भी फेज में जाए, G1 फेज पे, एस फेज पे, तो इन लोग पे क्या होगा, क्रोमोसोम सेम ही रहेगा। तो 16 है तो 16 ही रहेगा। लेकिन जो डीएनए है, डीएनए G1 फेज पे, एस फेज पे, G2 फेज पे चेंज होगा हर बार। तो ये मैं एक आपको एक ट्रिक देती हूँ, याद रखना। जैसे यहाँ पे 2C 4C, तो ये नॉर्मल, ये थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से नहीं बना है, बट इसको समझना अच्छा रहेगा। तो ये कौन सा फेज है, इसको G1 फेज समझना, इसको G2 फेज, सॉरी, इसको एस फेज समझना, इसको G2 फेज, इसको यम फेज। तो आपको समझ में आ रहा है, ये सब डीएनए के कंटेंट्स बता रहे हैं। G1 फेज पे क्या होगा, G1 फेज पे क्या होगा, क्रोमोसोम 2C, मतलब नॉर्मल जितना रहता है उतना ही रहेगा। और जैसे ही हम यस फेज पे जाएंगे तो ये डबल हो जाएगा, G2 पे भी डबल हो रहेगा। और यम फेज पे क्या हो जाता है, ये वापस इसका घट के, जैसा G1 पे था, घट के उसका आधा होके 2C पे आ जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो डीएनए का कंटेंट G1 और यम फेज पे होगा
8 हो जाएगा और यस फेज एंड G2 फेज पे क्या होगा 32 हो जाएगा। तो G1 और यम फेज पे जो DNA का कंटेंट है वो 16 ही रहेगा, यस एंड G2 फेज पे हो जाएगा 32। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इधर से आगे। Some cells in the adult animal do not appear to exhibit division, heart cells and many other cells divide only occasionally। तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे कुछ अडल्ट एनिमल में सेल का डिवीजन हमें देखने को नहीं मिलता, जैसे हार्ट सेल्स हुआ, हार्ट सेल्स में कोई भी डिवीजन नहीं मिलने को मिलता। और बहुत से ऐसे सेल हैं जो डिवाइड करते हैं एट अ सर्टेन टाइम, जब ज़रूरत पड़ती है, मतलब अगर ओल्ड सेल लॉस्ट हो जाए या इंजरी हो जाए या डेथ हो जाए सेल की, तब उसकी जगह पे नए सेल के फॉर्मेशन होते हैं, उसके लिए डिवीजन होता है। ओकेजनली डिवीजन होता है कुछ सेल्स में, कुछ सिविल में कभी डिवीजन ही नहीं देखने को मिलता। ठीक है, दिस सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट D1 फेज ऑफ इंटर। तो ऐसे से जो डिवाइड नहीं करते वो क्या करते हैं, वो एग्जिट कर जाते हैं G1 फेज को, G1 फेज में नहीं जाते, उसकी जगह पे वो क्या इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, डेटी क्विसेंट स्टेज। और जब सेल डिवीजन करना रहता है तो फिर से किस में आ जाएंगे, वापस से वो आ जाएंगे G1 फेज पे, और कंटिन्यूस सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है G1 से यस फेज, G2 फेज, इस तरह से फेज को कंटिन्यू करेंगे जब उनको ओकेजनली सेल डिवीजन करना है। तो अगर नहीं करना है तो G1 फेज में वो आएंगे नहीं, उसके पहले वो इनएक्टिव स्टेज दैट इज क्वेसेंट स्टेज में चले जाएंगे। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉल। तो ये G0 फेज जो है, इस फेज में वो क्या होते हैं, इनएक्टिव स्टेज का ये मतलब है कि मतलब इनएक्टिव हैं लेकिन सिर्फ डिवीजन नहीं कर सकते, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, बट नो लॉन्गर पॉलीफरेट, बट इनका पॉलीफरेशन नहीं देखने को मिलता, अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जब ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत होगी डिवीजन के लिए, तभी ये डिवाइड करेंगी, अदरवाइज डिवाइड नहीं करेंगी, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगी। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली सीन इन द डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स। तो एनिमल में जो माइटोटिक डिवीजन है वो डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में ही देखने को मिलते हैं, जर्माइनल सेल्स में नहीं देखने को मिलता। ठीक है, हाउ यार देयर आर कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं टू वेयर डिप्लॉइड सेल्स डिवाइड बाय द वेयर, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है, हैप्लॉइड सेल भी, उनमें भी डिवीजन माइटोसिस के थ्रू देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे हनी भी है। अगेन इसके बारे में 12th में अच्छा दिया हुआ है कि हनी भी जो होते हैं ये हैप्लॉइड सेल डिवीजन करते हैं माइटोटिकली, हैप्लॉइड होते हैं और माइटोटिकली डिवीजन इनमें देखने को मिलता है। अगेन दिस प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन ऑन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। तो प्लांट में हैप्लॉइटिक डिवीजन एंड डिप्लॉइटिक डिवीजन दोनों चाहे हैप्लॉइड हो चाहे डिप्लॉइड सेल्स हो, दोनों में भी माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलता है। तो हम प्लांट एंड स्पीसीज स्टेजेस ऑफ माइटोसिस सीन इन हैप्लॉइड सेल्स। तो प्लांट स्पीसीज में हमें क्या माइटोसिस देखने को मिलता है, चाहे हैप्लॉइड सेल हो तो भी, लेकिन एनिमल में हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस देखने को नहीं मिलता, सिर्फ एक्सेप्शनली कुछ में दिखता है, जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन दिया है मेल हनी बी में। अब हम आते हैं यम फेज में। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल involving the major reorganization or virtually all component of the cells। तो ये यम फेज जो होता है सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक, इसमें ही सबसे ज़्यादा सेल साइकिल का जो सबसे ड्रामेटिक पीरियड है वो यही है। इसी में क्या होता है, इसी में असल में रीऑर्गेनाइजेशन होता है सभी कंपोनेंट का सेल में। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट्स एंड प्रोजनी सेल्स इज द सेम। तो जो क्रोमोसोम का नंबर है, या तो पेरेंट और प्रोजनी, जो उससे होने वाला प्रोजनी है, उसमें भी क्रोमोसोम नंबर अपने पेरेंट के जैसे सेम ही होता है। इट आल्सो कॉल्ड एज ए इक्वेशनल डिवीजन।
तो ये इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि पेरेंट में जितना क्रोमोसोम है उतना ही क्रोमोसोम प्रोजनी में भी आया डिवीजन के थ्रू, तो इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। दो फॉर कन्वेंट माइटोसिस हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। तो पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फिर इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। तो कैरियोकाइनेसिस पहले होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। तो कैरियोकाइनेसिस के जो स्टेजेस हैं वो 4 है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। It is very essential to understand the cell division is a progressive process and very clear-cut line cannot be drawn between the various stage। तो सेल डिवीजन में जो ये फेजेस देखने को मिले, ये एक क्लियर कट डिवीजन, मतलब एक क्लियर कट लाइन नहीं है कि हाँ ये प्रोफेज है, ये मेटाफेज है, टीलोफ। एक क्लियर लाइन तो नहीं है, बट एक मतलब एक ड्रॉन पीरियड, मतलब एक ऐसे ही इमेजिनरी लाइन के हिसाब से हमने इनका 4 स्टेज में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले हम कैरियोकाइनेसिस में देखेंगे प्रोफेज। प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। तो माइटोसिस में जो कैरियोकाइनेसिस होती है वो फर्स्ट स्टेज है उसका प्रोफेज। प्रोफेज फॉलोज द SNG2 फेज। तो प्रोफेज के बाद क्या करता है? प्रोफेज किसको फॉलो करता है? प्रोफेज फॉलो करता है SNG2 फेज। तो यस फेज जैसे ही न्यूक्लियस का रेप्लिकेशन हो जाएगा और G2 में प्रोटीन वगैरह का सिंथेसिस हो जाएगा, इसके बाद ही ये फेज देखने को मिलता है प्रोफेज। ठीक है, तो ये जो प्रोफेज है इन दोनों फेज को फॉलो करता है। इन द SNG2 फेज न्यू DNA मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड बट इंटरवेंड। तो इसमें क्या हुआ? तो यस फेज में क्या हुआ? हमने देखा DNA का रेप्लिकेशन हुआ था। तो DNA का रेप्लिकेशन हुआ, प्रोटीन की सिंथेसिस हुई। तो जो DNA बना, नया DNA बना, वो पूरी तरह क्लियर दिखाई नहीं रहा, नॉट डिस्टिंक्ट। तो इंटरवाइन एक दूसरे से एकदम बंधा हुआ है, तो क्लियर विजिबल नहीं है इन यस फेज में एंड G2 फेज में। प्रोफेज में क्या होता है? मार्क बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। प्रोफेज में क्या होता है? कंडेंसेशन, जो पतले धागे हैं क्रोमेटिन के या DNA के, तो वो क्या होंगे? धीरे धीरे कंडेंस होंगे, थिक होने लगेंगे। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। तो क्रोमेटिन कंडेंसेशन होने से क्या होगा? जो क्रोमोसोम मटेरियल है वो अभी क्या होगा? वो क्लियरली विजिबल दिखने लगेगा। द सेंट्रोमियर विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग यस फेज ऑफ इंटरफेज नाउ बिगिन टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल्स। तो जो सेंट्रोसोम्स है वो यस फेज में बनता है। अभी हमने पढ़ा सेंट्रियोल का फॉर्मेशन भी, सेंट्रियल या सेंट्रोसोम वही बोलो, तो वो यस फेज में ही उसका डुप्लीकेशन होता है। तो वो कहाँ पे मूव करेगा? अपोजिट पोल में मूव करेगा प्रोफेज में। तो प्रोफेज में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? तो प्रोफेज में सबसे पहले क्रोमोसोम मटेरियल का कंडेंसेशन होता है, फॉर्म माइटोटिक क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होगा और माइटोटिक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज ऑफ 2 क्रोमैटिड अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। चूँकि जो DNA है उसका, DNA में जो क्रोमैटिन है उसका रेप्लिकेशन हुआ है, इसके वजह से यहाँ पे 2 क्रोमैटिड्स हैं और दोनों एक सेंट्रोमियर से अटैच है। ये देखो इसका ये मतलब है, देख बताती हूँ। तो ये एक सेंट्रोमियर है, इस पे 2 क्रोमैटिड अटैच है, वही वो बोल रहा है। ठीक है, सेंट्रोसोम्स हैड अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज में सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होता है, दैट इज एस फेज में। बिगिन टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल, और इसके बाद वो अपोजिट पोल पे मूव करता है। ईच सेंट्रोमियर रेडिएट आउट माइक्रोट्यूबुल्स दैट इज एस्टर। तो ये सेंट्रोसोम से क्या निकलता है? एस्टर का फॉर्म निकलता है। एंड 2 एस्टर आर टुगेदर फॉर्म स्पिंडल फाइबर टू फॉर्म द माइटोटिक अपैरेटस। तो ये एस्टर जो होते हैं इससे ही क्या बनता है? स्पिंडल फाइबर, जिससे सेल डिवीजन होता है। स्पिंडल फाइबर से ही सेल डिवीजन होता है जो एस्टर से बनता है, और ये एस्टर कहाँ से निकला रहता है? सेंट्रोमियर से। ये सारी चीज़ें प्रोफेज में हमें देखने को मिलती है। सेल एट द एंड ऑफ
तो प्रोफेज के एंड में क्या देखने को मिलता है, प्रोफेज के एंड पे अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनवेलप। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये विजिबल नहीं होते, और क्रोमोसोम्स जो है वो क्या है, थोड़ा विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर इन्वेलप जो होते हैं वो विजिबल नहीं होते प्रोफेज में। अब हम आते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप marks the start of second phase of mitosis, hence chromosomes are spread through the cytoplasm of the cells। तो इसमें क्या हुआ, मेटाफेज में क्या देखने को मिलता है, मेटाफेज में हमें न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है, देखो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में हमें न्यूक्लियर इन्वेलप देखने को मिलता है। तो क्या होता है, उसका डिसइंटी वो ब्रेक होने लगता है। तो ये कब होता है, मेटाफेज में ही होता है। और इस समय क्या होगा, जो क्रोमोसोम होगा वो अब क्रोमोसोम किस में दिखने लगेगा, न्यूक्लियस में था, अब दिखने लगेगा साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स। तो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, और जिससे न्यूक्लियस के अंदर का जो कंटेंट है दैट इज क्रोमोसोम वो साइटोप्लाज्म में दिखने लगेगा सेल की। ये मेटाफेज में होता है। और दूसरा मेटाफेज में क्या कैरेक्टर देखने को मिलता है, chromosomes condensation of chromosomes are completed and they are observed clearly under the microscope। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि क्रोमोसोम का और ज़्यादा कंडेंसेशन होता है। प्रोफेज में भी कंडेंसेशन हुआ, यहाँ पे भी कंडेंसेशन होगा, इतना ज़्यादा कंडेंसेशन होगा कि माइक्रोस्कोप पे देखने पे वो हमें दिखने लगेगा क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स हमें विजिबल हो जाएगा। दिस देन इज एट द स्टेज एट विच मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडीड। तो ये ऐसे तो मेटाफेज ही एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी को हम स्टडी कर सकते हैं। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर मेड अप टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम कैसे बने होते हैं, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है और उनके पास एक सेंट्रोमियर होता है और एक एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है जो सेंट्रोमियर के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, उसको काइनेटोकोर कहते हैं, जो दो प्रेजेंट होते हैं। तो ये पूरा इतना क्या बोला, देखो इसने बोला ये दो क्रोमैटिड हैं, दोनों के पास क्या है, एक सेंट्रोमियर है, और इस सेंट्रोमियर पे देखो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरह से डिस्क शेप का सेंट्रोमियर के सरफेस पे काइनेटोकोर प्रेजेंट होंगे। और ये काइनेटोकोर क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रियोल का डिप्लीकेशन हो रहा था, यही स्पिंडल फाइबर का ही फॉर्मेशन करते हैं। और इस स्पिंडल फाइबर से क्या करेंगे, ये काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। Hence, metaphase is characterized by the all chromosomes coming lie at equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by the kinetochore of spindle fiber from the opposite poles। तो इसमें क्या बोला है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्या बोला है, तो ये जो स्पिंडल फाइबर है वो क्या करता है, वो क्रोमोसोम से अटैच हो जाता है। ठीक है, ये अटैच हो जाता है और कहाँ पे मूव करता है, सेंटर की तरफ मूव करता है। सेंटर की तरफ मूव करके वो क्या करता है, मेटाफेजिक क्रोमोसोम प्लेट का फॉर्मेशन करता है। मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सारे क्रोमोसोम्स आ जाएंगे सेंटर में एक अलाइन फॉर्म में और मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये कब होता है, जब क्रोमैटिड जो होता है, जितने भी क्रोमोसोम हैं वो इक्वेटर पे आ जाएं एंड काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच हो एक पोल से, और दूसरी पोल में भी जो उसका सिस्टर क्रोमैटिड है वो दूसरा स्पिंडल फाइबर अपोजिट पोल से अटैच हो उसके दूसरे काइनेटोकोर पे। समझ में आ रहा है क्या, पूरा जैसे बोल रहा है यहाँ पे, एक क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम है, ये एक सेंट्रोमियर है, यहाँ पे एक काइनेटोकोर है, एक काइनेटोकोर यहाँ है। तो स्पिंडल फाइबर एक पोल से यहाँ पे अटैच होगा इस साइड से, और एक पोल से, देखो ये एक पोल है, ये दूसरा पोल, तो एक पोल से इधर से अटैच होगा और ये दूसरे पोल से इस वाले
काइनेटोकोर से अटैच होगा। ठीक है, इस तरह से अटैच होके ये मेटाफेज प्लेट बना लेंगे एट द इक्वेटर। समझ में आया? यहाँ पे देखो बोला है, जैसे देखो ये एक क्रोमोसोम्स है, इसमें क्या है, 2 क्रोमेटिड है, 2 सेंट्रोमियर है और ये क्रोमोसोम्स है। देखो ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है। एक पोल से एक काइनेटोकोर को, दूसरे पोल से दूसरे काइनेटोकोर से ये जो है स्पिंडल फाइबर के थ्रू अटैच है और इस तरह से इक्वेटर पे मेटाफेजिक प्लेट देखने को मिलता है। पूरा पॉइंट यही बोला है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। तो स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होता है? काइनेटोकोर से, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से। और काइनेटोकोर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेंट्रोमियर पे, सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर पे। क्रोमोसोम मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर। अब क्रोमोसोम इक्वेटर पे मूव करेगा कब? जब अब एक पोल से स्पिंडल अटैच होगा एक काइनेटोकोर से और दूसरे पोल से अटैच होगा दूसरे काइनेटोकोर से और इस तरह से वो आ जाएंगे इक्वेटर मेटाफेजिक प्लेट पर आ जाएंगे, मेटाफेजिक प्लेट बना लेंगे और स्पिंडल फाइबर फ्रॉम दोनों तरफ से अटैच हो जाएंगे उसके काइनेटोकोर से। ठीक है, यही पॉइंट बोल रहा है। देखो इसने क्या बोला है, देखिए क्रोमोसोम है, इक्वेटर है, इक्वेटर पे है एक और ये पोल्स है। तो यहाँ से स्पिंडल फाइबर देख रहे हो अटैच हो रहा है। स्पिंडल फाइबर एक पोल से इधर दूसरे पोल से इधर अटैच हो रहा है। ठीक है, ये है देखो प्रोफेज में क्या हुआ है। प्रोफेज देखो एक क्रोमैटिन के धागे की तरह चीज़ें दिख रही हैं। धीरे धीरे इसमें कंडेंसेशन आ गया। देखो इसमें ज़्यादा कंडेंसेशन देखने को मिल रहा है। फिर इसके बाद आगे मेटाफेज में बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन भी देखने को मिल रहा है। अब काफ़ी क्लियरली हम क्रोमोसोम को देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू। और दूसरा स्पिंडल फाइबर अटैच है इसके काइनेटोकोर से। और फिर ये और लास्ट में हम देखते हैं इक्वेटर पे मेटाफेजिक प्लेट देखने को मिल रहा है। ये है मेटाफेज के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखेंगे एनाफेज। एनाफेज में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे क्रोमोसोम आधा हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? क्रोमोसोम आधा हो जाता है। तो एनाफेज एट द वन सेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड 2 डॉटर क्रोमैटिड्स। तो एनाफेज पे जैसे ही एक बार एनाफेज आ गया तो एक क्रोमोसोम किस पे हम अभी तक मेटाफेजिक प्लेट पे था, अब वो स्प्लिट हो जाएगा। ये जो मेटाफेजिक प्लेट पे था अब वो स्प्लिट हो जाएगा एंड 2 डॉटर क्रोमैटिड नाउ रेफर टू एज डॉटर क्रोमोसोम्स एंड daughter chromosome of future daughter nuclei and begin their migration toward the opposite pole। तो इसने क्या बोला? देखो ये क्या है? ये एक क्रोमोसोम था, ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। ठीक है, रेप्लिकेटेड डीएनए का क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे 2 क्रोमेटिड है। अब ये क्रोमेटिड से एक क्रोमेटिड से ये जुड़ा है, दूसरे क्रोमेटिड से ये वाला पोल से जुड़ा है स्पिंडल फाइबर। तो दोनों आप क्या करेंगे? अपोजिट साइड में, ये इधर मूव करेगा, ये वाला इधर मूव करेगा क्रोमेटिड। अब दोनों क्रोमेटिड क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। एक क्रोमेटिड इधर आ गया, दूसरा क्रोमेटिड इधर आ गया। अब क्या करेगा? ये एक क्रोमोसोम बन गया, ये एक फ्यूचर में ये अलग क्रोमोसोम बन जाएगा, ये अलग क्रोमोसोम माना जाएगा। ठीक है, यही बोल रहा था। इस तरह से क्रोमोसोम क्या हो गया? यहाँ पे आधा हो गया। ईच क्रोमोसोम्स मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर। अब इक्वेटोरियल प्लेट से वो अवे हो रहे हैं, पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्ट टुवर्ड द पोल्स एंड हेंस लीडिंग द एज। तो जो सेंट्रोमियर है यहाँ पे, जो इनके ऊपर सेंट्रोमियर है, जो दोनों पोल है, दोनों पोल के साइड ही ये सेंट्रोमियर देखने को मिलेगा। ठीक है, और देखो तो कैसा है ये सेंट्रोमियर? क्या चाहे इस पोल से देखो और इस पोल से देखो तो ये कैसा दिखेगा? जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से इसके साइड दिखेगा, यहाँ से इसके साइड से दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से एज लीडिंग द एज, तो जो पोल के साइड ही हमें इसका सेंट्रोमियर का साइड दिखने को मिलेगा और अटैच होगा। और क्रोमोसोम ट्रेलिंग आर्म्स, और जो आर्म्स होंगे, जो ये आर्म्स हैं, ये आर्म्स जो हैं वो कहाँ होंगे? वो होंगे टुवर्ड दी बिहाइंड, पोल के बिहाइंड होंगे। पोल ए दूसरा पोल ए, तो पोल के बिहाइंड होंगे। ठीक है, 10 एनाफेज इज करेक्टराइज बाई फॉलोइंग। तो एनाफेज में क्या क्या देखने को मिलता है? देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं,
देख रहे हो, ये सेंट्रोमियर है, ये वाला पार्ट सेंट्रोमियर है, जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच है। क्या है ये? सेंट्रोमियर ही है यहाँ पे ना। तो ये सेंट्रोमियर क्या है? टुवर्ड दी पोल साइड है, और जो ये जो आर्म है वो टुवर्ड बिहाइंड, पीछे की साइड है पोल की। ठीक है, ऐसा बोला है। तो इसमें क्या हुआ? सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा एंड क्रोमेटिड सेपरेट। तो यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, और क्रोमेटिड सेपरेट हो जाता है एंड क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल। और इस तरह से क्रोमेटिड अपोजिट पोल की तरफ इस तरह से एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमेटिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोनों लाइन, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग में क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएगा और 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब लास्ट आते हैं हम टीलोफेज में। टीलोफेज हम देखते हैं। टीलोफेज इज द बिगनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। तो ये लास्ट स्टेज, 4 स्टेज होते हैं। प्रोफेज हमने पढ़ लिया, मेटाफेज पढ़ लिया, एनाफेज पढ़ लिया। अब हम टीलोफेज देखेंगे, चौथा सबसे लास्ट कैरियोकाइनेसिस के सबसे लास्ट फेज। ये द क्रोमोसोम दैट हैव रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल ऑफ। तो अब क्या है, जो सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, क्रोमोसोम आधा हुआ, अब वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर दिए। अब क्या हुआ? अब उनमें डिकंडेंसेशन होगा। जो थिक हुए थे क्रोमोसोम, जो विजिबल थे, अब धीरे धीरे क्या होंगे? वो लॉस करेंगे अपनी इंडिविजुअलिटी। ठीक है, इंडिविजुअलिटी उनकी लॉस्ट हो जाएगी, अब वो विजिबल नहीं होंगे। तो इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बीन सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल इट टेंड टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द 2 पोल्स। तो इसमें क्या होगा? दोनों पोल पे हमें क्या देखने को मिलेगा? क्रोमेटिन मटेरियल देखने को मिलेगा, क्योंकि वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो चुका है, जिसकी वजह से अब क्रोमोसोम हमें क्लियरली विजिबल नहीं होगा। ओके, तो दिस इज द स्टेज विच शो द फॉलोइंग की इवेंट्स। तो अब क्या इस टीलोफेज में क्या क्या देखने को मिला? तो यहाँ पे देखने को क्या मिला? क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम क्लस्टर हुए अपोजिट पोल में, और वहाँ पे स्पिंडल पोल एंड देयर इंडिविजुअलिटी लॉस्ट एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट। तो जो क्रोमोसोम है वो क्या हो? अपोजिट पोल पे क्या हुए? ग्रुप हो गए, क्लस्टर हो गए, और जो उसकी आइडेंटिटी है वो लॉस हो चुकी है क्रोमोसोम की। और न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है डेवलप होता है अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फार्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियर। तो जो न्यूक्लियर इन्वेलप था, जो हमने देखा था प्रोफेज में, वो अब विजिबल नहीं था। अब क्या होगा? वो क्लियरली विजिबल होने लगेगा। ठीक है, अब वो विजिबल होने का न्यूक्लियोलस, कल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब विजिबल होने लगे। और जो न्यूक्लियर इन्वेलप हमने देखा था ब्रेक हो चुका था मेटाफेज में, वो डेवलप हो चुका है। ठीक है, और क्रोमोसोम क्या हो गया? क्लस्टर हो जाएगा। क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? क्लस्टर हो जाएंगे एज अ मटेरियल, क्रोमेटिक मटेरियल के फॉर्म में और बना लेंगे 2 डॉटर न्यूक्लियाई। इस तरह से 2 क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखा, एक क्रोमोसोम अभी क्या था? ये एक क्रोमोसोम से अब क्या हो जाएंगे? अब ये अभी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, अभी कार्योकाइनेसिस हुआ, लेकिन फ्यूचर में ये अपोजिट पोल में आए हैं, दूसरे अपोजिट पोल में आ गए हैं। तो ये एक अलग क्रोमोसोम मटेरियल हो गया, ये अलग क्रोमोसोम मटेरियल हो गया। तो एक सेल में 2 क्रोमोसोम नहीं रह सकते, इसीलिए अब डिवीजन करना पड़ेगा। इसके लिए अब क्या जाना पड़ेगा? सेल का डिवीजन होना पड़ेगा। इसके लिए अब जाएंगे साइटोकाइनेसिस पे। ठीक है, तो मोस्ट साइटोकाइनेसिस जो होते हैं वो क्या होते हैं? कैरियोकाइनेसिस के बाद होते हैं। माइटोसिस अकम्प्लिश नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू द डॉटर न्यूक्लियाई बट cell itself divided into 2 daughter cells by the separation of cytoplasm called cytokinesis at the end of which cell division get completed। तो सेल डिवीजन कभी कंप्लीट होगा जब कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस भी होना चाहिए, तभी हम कहेंगे सेल का डिवीजन हुआ है। सिर्फ कैरियोकाइनेसिस के होने से, सिर्फ न्यूक्लियस के डिवीजन मतलब डीएनए के डिवीजन से हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सेल डिवीजन नहीं कहेंगे कंप्लीट है, जब तक उसका सेल साइटोप्लाज्म का भी या साइटोकाइनेसिस भी ना हो। तो दोनों होना चाहिए, कैरियोकाइनेसिस उसके बाद साइटोकाइनेसिस। तो हम साइटोकाइनेसिस क्यों करें? ऐसा नहीं कि सिर्फ डीएनए डबल हो चुके हैं, क्रोमोसोम डबल हो चुके हैं, इसके लिए हमें उनका न्यूक्लियस का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें साइटोकाइनेसिस या सेल डिवीजन करना है, बल्कि इसके लिए भी करना है क्योंकि वहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म है 2 सेल, उनके बीच में उनका भी सेपरेशन कर दें। ठीक है,
तो सिर्फ कैरियोकाइनेसिस ही ना करके उनके साइटोप्लाज्म का भी सेपरेशन हो, इसके लिए सेल डिवीजन होना ज़रूरी है। इसलिए क्या होना चाहिए, साइटोकाइनेसिस ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस से ही क्यों सेल डिवीजन नहीं होता, क्योंकि हमें साइटोप्लाज्म का भी बंटवारा करना पड़ेगा इसके लिए। इन द एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एनिमल में जो डिवीजन देखने को मिलता है वो फरो के थ्रू होता है। द फरो ग्रेजुअली डिपेंड एंड अल्टीमेटली ज्वाइन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू। तो एनिमल में कैसा बोला कि मान लिया अभी हमने देखा ये ऐसे था, ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, ये धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, इस तरह से दो सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझे? फिर से एक बार और, मान लिया ये एक सेल है और इस तरह से, तो धीरे धीरे ये वाला सेंटर की तरफ मूव करके और इस तरह से दो सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसा ही बोला, एनिमल में क्या होगा, फरो के थ्रू जो फरो होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वहाँ पे हमें फरो का अपीयरेंस देखने को मिलेगा और ये फरो कंटिन्यूअस क्या डीपेन होते जाएगा, कंटिन्यूअस क्या अंदर घुसते जाएगा, सेंटर की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, वही तो की ना, सेंटर की तरफ धीरे धीरे क्या होगा, अगर सेल ऐसा है तो धीरे धीरे वो क्या सेंटर की तरफ डीपेन होते जाएगा। ठीक है, और सेल साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है, प्लांट में इनक्लोज बाय द रिलेटिव इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल। तो प्लांट पे सेल वॉल प्रेजेंट होता है जिसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। तो उनमें साइटोकाइनेसिस या साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है वो डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू होता है। इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रो टुवर्ड आउटवर्ड टू मीट द एक्सिस्टिंग लैटरल वॉल। तो इसमें वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, पेरिफेरली। यहाँ पे देखा सेंटर में था, स्टार्ट द सेंटर और ग्रो आउटवर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटर से स्टार्ट होके आउटसाइड की तरफ होने सेल वॉल का फॉर्मेशन। जैसे देखो, मान लीजिए ये सेंटर है, तो सेंटर से ये वॉल का फॉर्मेशन इस तरह से होने लगेगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से। तो ये क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगल। ये जो एनिमल में है उसमें सेंट्रीपिटल डिवीजन होगा, इसमें सेंट्रोफ्यूगल की तरह होगा प्लांट में। ठीक है, क्योंकि सेंटर से आउटसाइड ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, पेरिफेरल साइड। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिन विद इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर। तो यहाँ पे एक प्रिकर्सर का फॉर्मेशन होता है जब नया सेल वॉल का फॉर्मेशन, और नया सेल वॉल बनेगा तभी दो सेल में डिवीजन हो पाएगा। तो एक वो सेल प्लेट के थ्रू होता है। रिप्रेजेंट द मिडल लेमेला बिटवीन द वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल। मिडल लेमेला क्या होता है हमें पता है, एक सेल है दूसरा सेल है, हाँ, मान लिया ये दोनों सेल के बीच में को जोड़ने का काम जो करता है दैट इज कॉल्ड मिडल लेमेला। समझ में आया? तो मिडल लेमेला जो होता है कैल्शियम मैग्नीशियम के बने होते हैं। ये क्या करता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं, और उसके थ्रू ये सेल प्लेट जो है ये सिंपल प्रिकर्सर है। पहले सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा और फिर इसके बाद मिडल लेमेला बनेगा दो सेल के बीच में, और क्या हो जाएगा, एक सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल्स। तो जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, चाहे प्लांट में चाहे एनिमल में, तो उसमें जो ऑर्गेनेल्स है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड हुआ, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। वो भी क्या होता है, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं बिटवीन द टू डाटर से। दोनों डाटर से जो बनने वाले हैं दोनों में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस एज रिजल्ट ऑफ विच मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइजेस लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ सिंसियम। तो बहुत सारे जैसे कोकोनट है, कोकोनट जो में हम पीते हैं कोकोनट का पानी, तो वो क्या होता है, वो सिंसियम मैकेनिज्म है। सिंसियम उसमें देखने को मिलता है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस के दिखाई देते हैं, उसमें दिखाई नहीं देते, वो जो हम पानी पीते हैं वो न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेल वॉल का या सेल का फॉर्मेशन नहीं होता। कैरियोकाइनेसिस होता है लेकिन वहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं होता, सेल का डिवीजन नहीं होता, न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, और जिसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गई, जिसको हम सिंसियम कहेंगे। ये कोकोनट में देखने को मिलता है। ठीक है,
अब माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंट है ये देखेंगे। माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि जितना पेरेंट में क्रोमोसोम था वो इतना ही प्रोजनी में भी क्रोमोसोम देखने को मिलता है, लेकिन इसमें ये रिस्ट्रिक्टेड होता है टू द डिप्लॉइड सोमैटिक सेल में। तो जो डिप्लॉइड होता है उनमें ही माइटोसिस देखने को मिलता है। हाँ, ठीक है। हाउ एन सम लोअर प्लांट एंड सम स्पेशल इंसेक्ट हैव अ सेल आल्सो डिवाइडेड बाय द माइटोसिस। तो कुछ ऐसे भी जो छोटे छोटे प्लांट हैं और सोशल इंसेक्ट हैं, उनमें क्या होता है, हैप्लॉइड सेल है, फिर भी इनमें माइटोसिस के थ्रू डिवीजन होता है। हमने पढ़ा है कि जो माइटोसिस है वो सिर्फ डिप्लॉइड सेल में ही देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे कुछ लोअर प्लांट और कुछ इंसेक्ट में भी माइटोसिस देखने को मिलता है जो हैप्लॉइड है। It is very essential to understand the significance of this division in the life of organism। तो ये हमारी जो लाइफ है ऑर्गेनिज्म की, तो उसको समझने के लिए, क्योंकि उनमें डिवीज़न हो रहा है, इसे समझने इसमें जो डिवीज़न हो रहा है इसमें सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, ये माइटोसिस, ठीक है, क्योंकि सेल का कंटिन्यूस डिवीजन कर रहा है जिससे ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का। आर यू अवेयर सम एग्जाम्पल ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट? तो फाइंड आउट करो। तो माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। तो माइटोसिस क्या होता है, जो डिप्लॉइड डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन पेरेंट जो होगा वो भी डिप्लॉइड सेल है और डिप्लॉइड सेल में का ही डिवीजन करता है और डिप्लॉइड डॉटर का फॉर्मेशन करता है। द ग्रोथ ऑफ मल्टीन्यूक्लिएटेड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू माइटोसिस। तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे ह्यूमन या और भी जो प्लांट है या जो बिग एनिमल है, जो वेल डेवलप एनिमल या ऑर्गेनिज्म है, उनमें माइटोसिस देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूस ग्रोथ चाहिए और ग्रोथ के लिए माइटोसिस का होना बहुत ज़रूरी है। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्ट्रीब्यूटिंग रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल ग्रोथ से क्या होगा, सेल का ग्रोथ होगा और उसमें न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का इंक्रीमेंट होगा, इसके लिए सेल डिवीजन करना पड़ता है। इन देयरफॉर इसेंशियल फॉर सेल डिवाइड रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को इज इक्वल टू 1, इसको मेंटेन रखने के लिए सेल डिवीजन करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, तो क्या इसको भी इंक्रीज होना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके ये कंडीशन क्या होगी, बैलेंस होगी। अब वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। अगर सेल कहीं का डैमेज हुआ इसकी रिपेयरिंग के लिए भी माइटोसिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ गट्स ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्रेस्ड। तो जो हमारा एपिडर्मिस, जो स्किन के जो लेयर्स होते हैं दैट इज एपिडर्मिस, और जो हमारी गट, हमारे जो इनर वॉल्स हैं, वहाँ पे जो जैसे गट है तो वहाँ पे भी जो सेल्स हैं और हमारी जो ब्लड सेल्स हैं वहाँ पे कंटिन्यूअस सेल का डिवीजन होता है, क्योंकि वहाँ पे सेल एक लिमिट टाइम के बाद मतलब उनका लाइफ स्पैन एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, तो उसके बाद न्यू सेल का होना ज़रूरी है, इसके लिए सेल डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन इन मेरिस्मेटिक टिश्यू इज अपेकल एंड लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू है, इसमें भी कंटिन्यूअस डिवीजन होता है। वो कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे प्लांट का ग्रोथ पूरी लाइफ, उसके लाइफ टाइम प्लांट का ग्रोथ इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे माइटोसिस होता है। माइटोसिस कहाँ पे, मेरिस्मेटिक टिश्यू में देखने को मिलता है, डेट इज अपाइकल एंड लैटरल कैम, अपाइकल में एंड जो लैटरल कैम्बियम होता है वहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स ईच विथ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो जो जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अगर जो भी जिस भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है वहाँ पे मतलब 100% ऑलमोस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि वो क्या करेगा, उनमें क्या होगा, मियोसिस होगा, क्योंकि वहाँ पे दो गैमेट होंगे, दोनों गैमेट मिलके जो प्रोजनी का फॉर्मेशन करेंगे। तो वो दोनों जो गैमेट होंगे कैसे होंगे, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के होंगे। तो हैप्लॉइड होंगे, दोनों गैमेट हैप्लॉइड होंगे और दोनों मिलके क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेंगे। गैमेट आर फॉर्म फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। तो जो डिप्लॉइड सेल्स हैं का जो स्पेशल सेल हैं, स्पेशल सेल, तो जो माइनर सेल्स हैं या जैसे ओवम वगैरह है, तो उसमें क्या होगा,
ओवरी ओवरी है तो उसमें क्या होगा, वहीं से बनेगा गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। द स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स आर डिवाइड रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय द हाफ रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ हप्लॉइड डॉटर सेल्स। तो ये जो सेल डिवीजन है स्पेशल काइंड का होता है, इससे जाता है, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम कम हो जाता है। उसमें देखे थे हम माइटोसिस में हमने देखा था इक्वेशनल डिवीजन था, जितना पेरेंट में क्रोमोसोम था उतना ही प्रोजनी में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो जितना पेरेंट में क्रोमोसोम है उसका वो रिड्यूस हो जाता है क्रोमोसोम, और हैप्लॉइड डॉटर सेल जब बनेगा वो रिड्यूस हो जाएगा क्रोमोसोम्स। और क्यों, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मियोसिस कहते हैं। मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म वेयर फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉइड फेज। तो एक बात चीज़ जाना, जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं उनका जो गैमेट होगा, जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो दो गैमेट मिलेंगे, दोनों गैमेट मिलके डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे। तो वो जैसे पेरेंट थे, पेरेंट के पास 46 क्रोमोसोम था, तो प्रोजी में भी 46 क्रोमोसोम से आएगा। लेकिन फिर हम क्यों कह रहे हैं इसको रिडक्शनल डिवीजन, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जो गैमिट बनता है वो गैमिट की वजह से इसमें हैप्लॉइड साइकिल में हैप्लॉइड फेज भी देखने को मिलता है। जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है उसमें हमें हैप्लॉइड फेज भी देखने को मिलता है, वो है गैमिट के फॉर्मेशन में। और जब ये गैमिट फ्यूजन करेंगे तो वापस वो रिस्टोर कर लेते हैं एकदम पेरेंटल क्रोमोसोम जितना थे उतना ही, ठीक है। वी केम अक्रॉस द मियोसिस ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो मियोसिस से क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस देखने को मिलेगा प्लांट और एनिमल में। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन। तो गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, स्पेशल सेल से होंगे, ठीक है। टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन हो, ओवरी से ओवम का। दिस लीड्स टू द हैप्लॉइड इस, और क्या होगा, मियोसिस से गैमेट हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं मियोसिस के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। तो मियोसिस जो होते हैं इसके पास 2 साइकिल्स होते हैं, 2 सीक्वेंसर साइकिल होते हैं ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। 2 सीक्वेंसर साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस 1 मियोसिस 2। तो मियोसिस में मियोसिस 1 मियोसिस 2 दोनों में देखने को मिलता है। 1 सिंगल सेल्स ऑफ डीएनए रिक्लिप। तो इस तरह से मियोसिस 1 मियोसिस 2 देखने को तो मिलता है किसी भी न्यूक्लियस या सेल डिवीजन में। न्यूक्लियस और सेल डिवीजन में क्या देखने को मिलेगा, हमें मियोसिस 1 मियोसिस 2 देखने को मिलेगा। जो लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सिर्फ एक ही बार होगा, वो भी एस फेज में, ठीक है। बाकी कहीं भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होने वाला। मियोसिस 1 में क्या होगा, पेरेंटल क्रोमोसोम आर रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड एट एस फेज। तो एस फेज क्या होगा, मियोसिस 1 में क्या होगा, जो पेरेंट्स क्रोमोसोम है रेप्लिकेट होके क्या करेंगे, आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड का फॉर्मेशन करेंगे एस फेज में। तो एस फेज में एक क्रोमोसोम से 2 सिस्टर क्रोमैटिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा मियोसिस 1 में होगा। मियोसिस इन्वॉल्व द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है अभी से बता दे रही हूँ। ये एक मैं अच्छे से बनाती हूँ, डायग्राम का बड़ा लोचा है। तो ये एक क्रोमोसोम हुआ, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये दो, इस तरह से ये क्या है, एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये एक दूसरे क्या सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, और ये एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ध्यान में रखना। तो मियोसिस दौरान पेयरिंग ऑफ होमोलोगस, तो इस तरह से जो दोनों क्रोमोसोम्स बनाए इनमें पेयरिंग देखने को मिलेगी, और ये क्या बना लेंगे, टेट्राड बना लेंगे बिटवीन। तो कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये क्या है, नॉन सिस्टर है ना, तो ये नॉन सिस्टर को ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस। तो इस तरह से 4 हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स का या 4 हैप्लॉइड्स सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, एट मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 1 या 2 दोनों में भी प्रोफेज 1 प्रोफेज 2 एनाफेज 1 टेलोफेज, इसी तरह से प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 एनाफेज 2 टेलोफेज 2 इस तरह से देखने को मिलेगा। तो इन सबको अब हम पढ़ लेंगे।
मियोसिस हमेशा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलता है, ठीक है। इन्हीं की वजह से जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड फेज में भी उनको पहले एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे हैप्लॉइड फेज भी देखने को मिल जाता है सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म में। तो प्रोफेज 1 जो होता है वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है, ये पहला फेज है। प्रोफेज 1 जो होता है पहला फेज है किसी भी मियोटिक डिवीजन का, और ये लॉन्गर होता है और मोर कम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस का जो प्रोफेज था वो काफ़ी छोटा था, उसके कंपेरिजन में ये जो मियोसिस का प्रोफेज है काफ़ी ये लंबा ड्यूरेशन का है, ज़्यादा टाइम लेता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इट हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फेज। तो प्रोफेज 1 फिर से वो 5 फेजेस में डिवाइड होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेप्टोटीन में क्या देखने को मिलता है, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइटस्कोप। तो जो क्रोमोसोम जो क्या थे, डिकंडेंस थे, मतलब एक धागे की तरह थे, हमारी आंखों से विजिबल नहीं थे माइक्रोस्कोप देखने के बाद भी। तो अब वो माइक्रोस्कोप अब लेप्टोटीन पे क्या होगा, उनका कंडेंसेशन हो जाएगा और वो विजिबल होने लगेंगे। कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू द लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन में क्या होगा, कंटिन्यूअस, वही जैसा वहाँ पे पढ़े थे ना प्रोफेज में कंडेंसेशन, वैसे यहाँ पे भी कंपैक्शन बोल रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है लेप्टोटीन में। और फॉलो फिर तो यहाँ पे भी जब बहुत ज़्यादा कंपैक्शन होने लगेगा और माइक्रोस्कोप से वो हमें दिखने लगेगा। दिस इज़ फॉलोड बाय द सेकेंड फेज ऑफ प्रोफेज। तो प्रोफेज का जो सेकेंड फेज है दैट इज जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एट दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस। तो इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होगा, पेयरिंग होने लगेगा, ठीक है। क्रोमोसोम्स के बीच में क्या, दो क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होने का, पेयरिंग टुगेदर एंड द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन का सिनेप्सिस। दो तो क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होगा, पेयरिंग होने लगेगा। सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है बता देते एक बार और। तो ये क्या है, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कनेक्शन, पेयरिंग हो जाएगी। और ये क्या है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये, ठीक है। तो सच पेयर क्रोमोसोम्स कार्ड ये होमोलोगस क्रोमोसोम बन जाएंगे। जाइगोटीन में इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज indicate that chromosome synapsis is accompanied by the formation of complex structure called synaptonymal complex। तो क्या होता है, जैसे जब पेयरिंग हो जाएगी दो क्रोमोसोम्स के बीच में, जिससे होमोलोगस क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब पेयरिंग होती है दो क्रोमोसोम्स को, उसको बोलते हैं सिनेप्सिस। तो इन सिनेप्सिस की क्या दिखाता है, ये एक, जब सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है तो क्या बनता है, सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स भी हमें दिखाई देता है। तो क्या दिखाई देता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स दिखाई देने लगता है, जिससे हम सिनेप्सिस करते हैं। और उससे क्या होगा, सिनेप्सिस जब होगा दो होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर ऑफ सिनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट। तो अब उसको क्या बोलेंगे, अब उसको हम बाइवेलेंट या टेट्राड बोलने लगेंगे, किसको। तो ये जो, तो ये क्या है, ये क्या है, ये मिलके क्या बना लेंगे, ये देखो इन दोनों के बीच में, ये देखो इस तरह से ये जुड़ जाएंगे, इस तरह से जुड़ जाएंगे, देख रहे हो, सिनेप्सिस हो जाएगी इनके बीच की, और क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इन दोनों को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये बाइवेलेंट हो जाएंगे या टेट्राड हो जाएंगे, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या बोले, बाइवेलेंट या टेट्राड। इसमें बाइवेलेंट या टेट्राड में क्या क्या होता है याद रखना, इसमें 1 2 3 4 क्रोमैटिड, एक में एक सेंट्रोमियर, दूसरे क्रोमोसोम, और ये क्या है, एक क्रोमोसोम से एक, दो क्रोमोसोम दूसरा तो 2 क्रोमोसोम है, 4 क्रोमैटिड है, दो सेंट्रोमियर है और 4 काइनेटोकोर है, याद रखना,
ठीक है, ये सिर्फ बाइवेलेंट या टेट्राड में देखने को मिलता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये लिख लेना। हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज। तो ये जो बाइवेलेंट या टेट्राड स्टेज है पैकाइटिन में बहुत ज़्यादा विजिबल देखने को मिलता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इज रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैकाइटिन। तो पहले दो स्टेज जो होते हैं प्रोफेज 1 के, दैट इज लेप्टोटिन एंड जाइगोटिन, ये थोड़े शॉर्ट पीरियड के थे। ये देन पैकाइटिन एंड आगे के जो हैं स्टेजेस। ड्यूरिंग दिस स्टेज 4 क्रोमैटिड, तो इसमें 4 क्रोमैटिड देखने के लिए मिल रहे हैं इच बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स, और ये काफ़ी विजिबल डिस्टिंक्टली विजिबल दिखेंगे, और ये टेट्राड होंगे। सारा पॉइंट बोल चुकी हूँ। दिस इज कैरेक्टराइज बाय द अपीयरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्यूल्स। तो नोड्यूल का कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है एट द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर आकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसका पॉइंट क्या था ये भी मैंने आपको बता चुकी हैं। देखो ये क्या है, ये क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये क्रोमोसोम, ये एक पॉइंट पे और यहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, तो यही बोल रहा है यहाँ पे क्या नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या बोल रहा है, करेक्ट, अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नोड्यूल। रिकम्बिनेशन जहाँ पे ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से कंबाइंड हैं, तो उस पॉइंट को क्या वहाँ पे क्या बोलता है, नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये क्रॉसिंग ओवर जो है, इस क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, तो पैकाइटिन में हमें क्या देखने को मिलता है, क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। तो क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा, उसमें नॉन सिस्टर क्रोमैटिड देखते हैं कंबाइंड हुए हैं और नोड्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये जो दो क्रोमोसोम से एक दूसरे से अटैच हुए, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, ये टूट के इसका लेके जाएगा और ये टूट के इसका लेके जाएगा। जब ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, ये कुछ पार्ट इसका लेके जाएगा, ये कुछ पार्ट इसका लेके जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इससे क्या हो, एक्सचेंज हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल का। तो क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, समझ में आया। क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। तो ये इसके लिए एंजाइम की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। एंजाइम इन्वॉल्व कॉल्ड रिकम्बिनेस में कौन सा एंजाइम लगता है, रिकम्बिनेस एंजाइम की ज़रूरत भी पड़ती है। क्रॉसिंग ओवर लीड टू द कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ टू क्रोमोसोम। तो इस तरह से ये दो क्रोमोसोम थे, हमने देखा दो क्रोमोसोम थे ना, ये दोनों क्रोमोसोम में क्या हुआ, कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन हुआ, और क्या देने को मिला, दो जेनेटिक मटेरियल के बीच में क्रॉसिंग हो गया, क्रॉस देखे ना। और रिकम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकाइटिन। तो इस तरह से रिकम्बिनेशन पैकाइटिन में कंप्लीट हो जाएगा। एंड और ये जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हैं क्या करेंगे, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है उनका, अब वहाँ से वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, छोड़ देंगे, एक दूसरे को छोड़ना स्टार्ट करेंगे। लिविंग द क्रोमोसोम, जहाँ पे अटैच हैं उसको छोड़ के बाकी सब जगह वो एक दूसरे से सेपरेट हैं। सिर्फ वही एक पॉइंट है जहाँ पे वो एक दूसरे से अटैच हैं। Beginning of diplotin is recognized by the dissolution of synaptic complex and tendency of recombined homologous chromosome are bivalent and separate from each other except at the site of crossing over. तो ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम थे जहाँ पे इन दोनों का अटैचमेंट था, तो क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, ये जहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ है, ये जो वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट जो कॉम्बिनेशन है, या अब ये क्या एक दूसरे से, ये वाला क्रोमोसोम इधर जाएगा, ये वाला क्रोमोसोम इधर जाएगा, लेकिन ये एक पॉइंट है, सिर्फ ये क्रॉसिंग वाला पॉइंट है, उसको छोड़ के बाकी ये क्या होंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे। जो सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स बना था जाइगोटीन में, वो क्या होंगे, एक दूसरे से अब डिज़ोल्व हो जाएंगे डिप्लोटीन में। ठीक है, डिज़ोल्व हो जाएंगे और होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे पूरी तरह। सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे
क्रॉसिंग ओवर देखने को मिला वहाँ पे छोड़ के। तो इस तरह से यक्स शेप्ड का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको कायस्मा बोलते हैं। तो क्वेश्चन में पूछेगा कायस्मा किस में देखने को मिलता है, डिप्लोटिन में, याद रखना। वो साइट ऑफ वर्टिब्रेट डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ ऑफ ईयर। तो जो ऊ साइट है वर्टिब्रेट, जैसे बहुत सारे ऐसे ऊ साइट्स हैं जो काफ़ी समय तक डिप्लोटिन स्टेज में ही रुके रहते हैं, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में। फाइनल स्टेज जो मियोटिक प्रोफेज 1 है जैसे डाइकाइनेसिस। तो प्रोफेज 1 का जो सबसे फाइनल जो प्रोफेज 1 का सबसे फाइनल फेज दैट इज डाइकाइनेसिस, दिस इज मार्क बाय द टर्मिनेशन ऑफ कायस्मा। कायस्मा का फॉर्मेशन देखो, कायस्मा का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे देखने को मिला, वो हमें डिप्लोटिन में देखने को मिला, ठीक है, क्लियरली। लेकिन इसको पूरी तरह हमें इसका टर्मिनेशन जो हमें करना है वो डाइकाइनेसिस में देखने को मिलेगा। इस फेज में हमें क्रोमोसोम्स आर पूरी तरह से कंडेंस हो जाएंगे। धीरे धीरे कंडेंस, अब प्रोफेज खत्म हो रहा है तो मतलब कंडेंसेशन पूरी तरह हो जाएगा। और मेयोटिक स्पिंडल फाइबर जो होंगे वो टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेट। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच थे उनको क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे स्पिंडल फाइबर के थ्रू, क्योंकि स्पिंडल फाइबर अपोजिट पोल से अटैच होंगे। बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस न्यूक्लियस डिसअपियर, न्यूक्लियर एनवेलप आल्सो ब्रेक डाउन। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन ऑफ टू मेटाफेज। तो हमने देखा था प्रोफेज के एंड में क्या होता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो अब इसके बाद वो किस में जाते हैं, मेटाफेज 1 में। मेटाफेज में क्या होता है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स क्या होंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पे क्या होगा, जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम थे वो क्या होंगे, वो अलाइन कर जाएंगे इक्वेटोरियल प्लेट पे, ठीक है। और उस पर माइक्रोट्यूबुल है, माइक्रोट्यूबुल से क्या निकलेंगे, स्पिंडल फाइबर वगैरह निकलेंगे और वो स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे काइनेटोकोर का होता। तो काइनेटोकोर से जो है वो अटैच हो जाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो काइनेटोकोर है वो स्पिंडल फाइबर अपोजिट पोल से अटैच हो जाएंगे इस काइनेटोकोर पे। और तो इस तरह से मेटाफेज में हमें क्या देखने को मिलेगा, इक्वेटोरियल क्या देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे, देखो ये क्या है, ये एक बाइवेलेंट है, देखो ये एक बाइवेलेंट है, ये दूसरा बाइवेलेंट है, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, इसे ये देखो अपोजिट लगा, ये अपोजिट, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर क्या है, अटैच है अपोजिट पोल से। अब क्या करेंगे, ये इक्वेटोरियल प्लेट पे, इक्वेटोरियल पर हैं। अब ये क्या है, स्पिंडल फाइबर इनको ऊपर की तरफ खींचेंगे और ये इधर इस साइड मूव करेगा और ये इस साइड, इस तरह से ये एनाफेज में आ गए। तो एनाफेज में क्या देखने को मिलता है, एनाफेज में देखो यहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं देखने को मिलती। देखो जब हम माइटोसिस का देखेंगे एनाफेज, वहाँ पे सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई और क्रोमोसोम्स क्या हुए, आधा हुए ना, इस तरह से वो आधा हो, जो पेरेंटल था उसका क्रोमोसोम आधा होके इस तरह से वो दो डॉटर में, क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में बनने वाले हैं ना, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या हो, जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, इस जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, ये दोनों एक दूसरे से अटैच है, अब ये सेपरेट हो जाएंगे इस तरह से, ये अपना सेपरेट, ये अपना सेपरेट। ये सेंट्रोमियर जो इनके बीच में था उसमें कोई ब्रेक नहीं होगा, इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा, ये खाली ये क्रोमोसोम अलग, ये क्रोमोसोम अलग पल पे चले जाएंगे, ठीक है, बस यही हुआ है। और ये एसोसिएटेड होंगे सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग सिर्फ माइटोसिस में देखने को मिलता है और मियोसिस एनाफेज 2 में देखने को मिलती है सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग, ठीक है। एनाफेज 1 में, जो मियोसिस का एनाफेज 1 में नहीं देखने को मिलती, ठीक है। तो टीलोफेज में क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियर। अब टीलोफेज में जैसे पूरी कंडीशन है, क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर सब गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब क्या होंगे, रीअपियर हो जाएंगे। और साइटोकाइनेसिस, इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा और सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑल्दो इन मेनी केसेस क्रोमोसोम अंडरगो सम डिस्पर्शन, दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीम, कुछ डिस्पर्सन कंडीशन में चले जाते हैं और
एक्सट्रीम द एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेज ऑफ न्यूक्लियस, और वो क्या करते हैं, इंटरफेज न्यूक्लियस में ही एक्सटेंडेड हो जाते हैं एक्सट्रीमली, ठीक है। तो वो उनमें डिस्पर्शन देखने को मिलता है। द स्टेज बिटवीन दो मियोटिक बीज या दो मियोटिक डिवीजन के बीच का जो फेज है उसको इंटरकाइनेसिस कहते हैं। ये जनरली शॉर्ट लिव्ड होता है। देयर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस फॉलोड बाय द प्रोफेज 2 एंड मच मोर सिंपलियर प्रोफेज देन प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 2 जो होता है एकदम अभी जो हम प्रोफेज 2 मियोसिस 2 पढ़ने वाले पूरा एकदम माइटोसिस की तरह ही पूरी तरह है, ध्यान में रखना। तो ये सब उनके दो मियोसिस और मियोसिस 2 के बीच में आता है इंटरकाइनेसिस, जिसमें कोई डीएनए का रेप्लिकेशन कुछ नहीं देखने को मिलता, ठीक है। ये शॉर्ट लाइफ का होता है। अब इस इंटरकाइनेसिस आए, इसके बाद मियोसिस 2 आएगा। मियोसिस 2 में प्रोफेज 2 देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी देखेंगे हम, क्या देखेंगे, ये meiosis to initiate immediately after the cytokinesis, usually before the chromosome have fully elongate। तो जैसे ही साइटोकाइनेसिस होगा उसके जस्ट तुरंत बाद क्या होगा, मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा। मियोसिस 2 का सबसे पहला पार्ट है प्रोफेज 2, और ये इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम्स हैव फुली elongated। इसके अलावा मियोसिस 1 में हम जो ऐसा मियोसिस 1 में क्या देखने को हमें मिला था, उसके अपोजिट मियोसिस 2 में देखने को मिलता है, रिजेंबल है नॉर्मल माइटोसिस। इसने भी बोल दिया जैसे मियोसिस 2 और माइटोसिस एक जैसे हैं, बस मियोसिस 1 में डिफरेंट देखने को मिलता है, ठीक है। प्रोफेज में जैसे माइटोसिस का है वैसे ही मियोसिस 2 में भी देखने को मिलेगा प्रोफेज का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सब डिसअपियर हो जाएंगे प्रोफेज में, एंड क्रोमोसोम बिकेम कॉम्पैक्ट, और क्रोमोसोम का फिर से यहाँ पे कंडेंसेशन होने लगेगा। यहाँ पे आ जाएंगे इक्वेटर पे आ जाएंगे, और स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड और अपोजिट पोल में। और यहाँ पे क्या हुआ, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाएगी, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। इन फेज 1 में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हुई थी, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे। allowing them move toward the opposite pole of the cell by the shortening of microtubule attached to the kinetochore। तो माइक्रोट्यूबुल से जो स्पिंडल फाइबर निकलता है वो काइनेटोकोर से अटैच होता है अपोजिट पोल से, क्या करेगा, अपोजिट पोल से अटैच हो जाएगा और अपोजिट पोल में मूव कर जाएंगे ये सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। तो ये कंडीशन देखो, अभी मैं पढ़ा के देती हूँ। देखो प्रोफेज 2 में क्या देखा, प्रोफेज 2 है, ठीक है। ये इक्वेटोरियल मेटाफेज पे आ गए, इक्वेटर पे आ गए, ठीक है। अब देखो ये अपोजिट पोल में देखो, ये सेंट्रोमियर है, ये अब ये इस स्पिंडल फाइबर तो इन दोनों के बीच में टूटेगा, ठीक है। तो सेंट्रोमियर यहाँ पे स्प्लिट हुआ है, और इस तरह से न्यू क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ऐसा हुआ है। टीलोफेज 2 में क्या होता है, एकदम मियोसिस की तरह मियोसिस एंड विथ टीलोफेज 2। तो ये टीलोफेज लास्ट फेज है मियोसिस 2 का। इसमें दो ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन इनक्लोज बाय द न्यूक्लियर एनवेलप। तो इस तरह से दो ग्रुप मिला हम क्रोमोसोम्स के, और दोनों क्या होंगे, लास्ट में क्या होंगे, दो डॉटर सेल में बन जाएंगे। तो वंस अगेन गेट इनक्लोज बाय द न्यूक्लियर एनवेलप। अब टीलोफेज आ गया तो न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह भी बन जाएगा, और टेट्राड सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो इस तरह से 4 हैप्लॉइड सेल के फॉर्मेशन हो गए, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हो। अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के क्या इंपॉर्टेंस है, मियोसिस से क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज अचीव्ड अक्रॉस द जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है, फ्यूजन होता है गैमेट का। तो गैमेट हैप्लॉइड्स होते हैं, तो उसमें फ्यूजन होता है, दो हैप्लॉइड गैमेट का फ्यूजन होगा। तो इससे क्या होता है, कंजर्वेशन मिलता है। इससे क्या कंजर्व हो जाता है, जितना पेरेंट में है उतना ही प्रोजेनी में भी आ जाते हैं क्रोमोसोम सेट, ठीक है।
ये मियोसिस का फ़ायदा है। अगर अगर हम मियोसिस ना होता, तो अगर एज इट इज़ वो डिप्लॉयड होते तो अब वो प्रोजनी में जाते तो क्या होता, जितना पेरेंट था उसका डबल हो जाता प्रोजनी में। तो ये इससे कंजर्व नहीं रह पाता ना। कंजर्वेशन को मेंटेन करने के लिए, क्रोमोसोम का कंजर्वेशन मेंटेन करने के लिए मियोसिस होना ज़रूरी है। Even though the process paradoxically result in reduction of chromosome number by the half, इससे क्रोमोसोम हमें पता है रिडक्शनल डिवीज़न करता है, लेकिन इसलिए क्रोमोसोम इसमें हाफ हो जाता है। और जेनेटिक वाइबिलिटी इन पॉपुलेशन वार्जिना फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, इससे क्या होता है, जो वेरिएशन देखने को मिलता है, अभी हमने देखा ना स्प्लिट, जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम में सारी स्प्लिटिंग वगैरह देख के आए ना, तो इससे क्या होगा, एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का ना, मदर का अलग फादर का अलग, इस तरह से एक्सचेंज हो रहा है और वेरिएशन देखने को मिलता है प्रोजनी में। वेरिएशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन के लिए। तो प्रोजनी में अगर वेरिएशन रहेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे ये इवोल्यूशन उसका होता रहेगा। तो चैप्टर हमारा फिनिश्ड है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।